यस, नमस्कार विद्यार्थियों। बीए फर्स्ट ईयर की क्लास भौतिक भूगोल हमारा फर्स्ट पेपर है और हम भूगोल जो पढ़ रहे हैं उसमें आज हमारा जो टॉपिक है वो है भूकंप। आप समझ ही गए होंगे भूकंप। भूकंप का मतलब होता है भूमि में कंपन। साधारण भाषा में एक ये शब्द है, उसके बारे में मैंने आपको बताया। ठीक है, अब हम जानेंगे भूकंप क्या होता है और भूकंप की सामान्य जानकारी और भूकंप की परिभाषा आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं भूकंप का अर्थ क्या है। भूकंप का अर्थ है भूमि का कांपना। भूमि का कांपना मतलब पृथ्वी का हिलना। ये दो इसके क्या है भूकंप का अर्थ है। भूमि का कांपना या पृथ्वी का हिलना क्या कहलाता है? भूकंप कहलाता है। क्या कहलाता है? भूकंप कहलाता है। अगर हम इसके सामान्य परिचय की तरफ जाएंगे तो जब किसी ज्ञात अथवा अज्ञात बाह्य अथवा अंतर्जात कारणों से, किसे अंतर्जात कारणों से पृथ्वी के भूपटल में तीव्र गति से कंपन पैदा होती है। क्या होती है? तीव्र गति से एक कंपन पैदा होती है, उसे हम क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसकी परिभाषा, बहुत सारी परिभाषा है हालांकि, पर मैं आपके सामने सिर्फ दो परिभाषा, बाकी नोट्स में आपको भेज दूंगा समझाने के लिए। एक मैथ लेवल की परिभाषा है। मैथ लेवल की परिभाषा में उन्होंने बताया कि भूकंप धरातल के ऊपरी भाग, किसके ऊपर? भूकंप धरातल के ऊपरी भाग की वह कंपन विधि है। क्या है? वह कंपन विधि है जो कि धरातल के ऊपरी अथवा निचली चट्टानों के लचीलेपन एवं गुरुत्व आकर्षण की समस्थिति में न्यून अवस्था से आरंभ होती है। क्या होता है? न्यून अवस्था से आरंभ होती है। ठीक है, लचीलेपन व गुरुत्व आकर्षण की समस्थिति में न्यून अवस्था में आरंभ होती है। ये किसने परिभाषा दी है? ये मैथ लेवल ने परिभाषा दी है। अगली जो परिभाषा मैं आपको बताने वाला हूँ वो है सेलिसबरी ने। सेलिसबरी ने क्या बताया? सेलिसबरी ने बताया कि भूकंप वे धरातली कंपन है जो मनुष्य से असंबंधित क्रियाओं के परिणाम स्वरूप होते हैं। किसके? भूकंप के धरातली कंपन है जो मनुष्य से असंबंधित, मतलब मनुष्य से इसका कोई लेना देना नहीं है, उस संबंधित क्रियाओं से परिणाम स्वरूप ये होते हैं। ये किस दोनों में आपको परिभाषा बताई, बाकी 2-3-4 परिभाषा है वो मैं आपको नोट्स के माध्यम से भेजूंगा। ठीक है, अब कुछ और बातें बता दूं। कभी कभी जो शांत जल में पत्थर का टुकड़ा फेंकते हैं तो फेंकने से क्या होता है? एक गोलाकार लहर बनती है, जो आपने तालाब वगैरह में आपने आसपास भी देखा होगा। ठीक है, केंद्र के चारों तरफ बाहर की ओर प्रवाहित होती है। जैसे आप पत्थर फेंकते हो क्या होता है? बाहर की ओर प्रवाहित होता है। उसी प्रकार से यहाँ पे भी जमीन के अंदर यानी पृथ्वी के भूगर्भ के अंदर भी इसी प्रकार की क्रिया होती है। उस प्रकार जब कंपन उत्पन्न होती है तो उसे क्या, उत्पत्ति केंद्र से लहरें निकलकर बाहर की तरफ चारों दिशा में क्या होती है? फैलने लगती हैं। जैसे ये केंद्र से दूर होती जाती है और इनकी शक्ति तथा तीव्रता में धीरे धीरे क्या होती है? कमी आती जाती है। और आपने देखा होगा भूकंप 2 रूपों में देखा होगा। कितने रूपों में देखा होगा? 2 रूपों में। एक तो है उत्पत्ति केंद्र से लहरें चारों तरफ प्रवाहित होती हैं जिनका प्रवाह क्षैतिज होता है। क्या होता है? उनका जो प्रवाह होता है वो क्या होता है? क्षैतिज होता है। और उत्पत्ति जो केंद्र है चारों तरफ प्रवाहित होती है। नंबर 2 की बात करेंगे, अधिक तीव्रता से होने वाले जो है धरातली भागों के ऊपर तथा नीचे की तरफ लंबवत रूप में धसाव होने लगता है। क्या लगता है? धसाव होने लगता है। ठीक है, ये मैंने आपको कुछ बातें बताई। अब जैसे कुछ सामान्य बातें वो बताना होना। विश्व में 1 वर्ष की अवधि में लगभग कितने 8,000 से 10,000 तक भूकंप आते हैं और हर 1 घंटे के बाद विश्व में किसी न किसी भाग पर क्या होते हैं? भूकंप आते हैं। ठीक है, विश्व की 1 वर्ष की अवधि में 8,000 से 10,000 भूकंप आते हैं। यह 1 घंटे के बाद विश्व की किसी भाग में भूकंप आता है। ठीक है, किसी न किसी भाग में कोई ना कोई भूकंप आता है। विश्व के दूसरी बात करते हैं हम, विश्व के अधिकांश भूकंप भूतल से 50 से 100 किलोमीटर की गहराई तक उत्पन्न होते हैं। कितने? 50 से 100 किलोमीटर की गहराई में तक उत्पन्न होते हैं।
ठीक है, अब हम बात करते हैं भूकंपों का जो अध्ययन करते हैं। एक अध्ययन कर, जैसे हम किसी न किसी प्रकार के हम तंत्र का रासायनिक की बात करेंगे तो हम अध्ययन करते हैं, उनको क्या कहते हैं? रसायन विज्ञान कहते हैं। अगर भौतिक से संबंधित हम अध्ययन करते हैं उसको क्या कहते हैं? भौतिक विज्ञान कहते हैं। उसी प्रकार से भूकंपों का जो भूकंप होते हैं उनका हम अध्ययन करते हैं तो उसको विज्ञान को सिस्मोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिस्मोलॉजी कहते हैं, अर्थात भूकंप विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? अब परीक्षा में आपको पूछा जाए कि भूकंप विज्ञान किसे कहते हैं या सिस्मोलॉजी किसे कहते हैं। अब मैं आपको एक बात और बता दूं, भूकंप जो होता है उसको एक नापने का यंत्र होता है। जिस प्रकार से वर्षा मापने का यंत्र होता है वर्षा मापी, और वायुदाब मापने के लिए वायुदाब मापी होता है, तापमान नापने के लिए तापमापी होता है। इसी प्रकार से भूकंप को मापने का भी एक यंत्र होता है, उसे हम क्या कहते हैं? सिस्मोग्राफ कहते हैं। क्या कहते हैं? सिस्मोग्राफ। ठीक है, ये मैंने आपको सामान्य बात बता दी। अब कुछ और बातें भूकंप से संबंधित एक शब्दावली होती है जो किस प्रकार से क्या होती है। अब प्रधात किसे कहते हैं? प्रधात भूकंप के कारण जब धरातल पर कंपन होता है, धरातल पर क्या होता है? कंपन होता है, उसे हम क्या कहेंगे? प्रधात कहते हैं। ठीक है, केंद्र या उद्गम केंद्र, केंद्र या उद्गम केंद्र, भूकंप के मूल स्थल को क्या कहते हैं? केंद्र या उद्गम, मतलब जहाँ से भूकंप उत्पन्न होता है उसको हम क्या कहेंगे? उद्गम केंद्र या केंद्र कहेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से आगे हम बात करते हैं अधिकेंद्र। अधिकेंद्र क्या होता है? अधिकेंद्र केंद्र के ठीक कहाँ जो बिंदु होता है, केंद्र के ठीक ऊपर भूतल पर स्थित स्थान को भूकंप का अधिकेंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिकेंद्र कहते हैं। ठीक है, अब मैंने आपके सामने एक चित्र है यहाँ पे बता रहा हूँ, इसमें समझाऊंगा। देखो, ये जमीन का जो भाग है, यहाँ से क्या हुआ है? एक केंद्र है, यहाँ से क्या हुआ? भूकंप के अंदर कुछ आंतरिक हलचल हुई है, फिर इसके बाद लहर जो हुई वो आगे तरफ बढ़ी और उसको हम क्या कहेंगे? अधिकेंद्र। एक भूकंप की जो हम मतलब जहाँ थोड़ा सा विनाश की तरफ जो क्षेत्र होता है उसको हम कहते हैं सम भूकंप रेखा। क्या कहते हैं? सम भूकंप रेखा। तो इस चित्र को आप आराम से समझ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको आराम केंद्र जो तीरों के निशान दिए, अब ये फैलता है, फैलने के बाद फिर इधर आता है अधिकेंद्र बनता है, और जो बाहरी थोड़ा सा हल्का प्रभावित क्षेत्र होता है उसे हम क्या कहेंगे? सम भूकंप रेखा क्षेत्र कहेंगे या सम भूकंप रेखा कहते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको आज बताया भूकंप के बारे में। जो आगे जो हमारी क्लास होगी उसमें मैं आपको बताऊंगा भूकंप किन कारणों से होता है, कितने प्रभाव होते हैं, कौन कौन सी किरणें जो प्रभावित होती हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, आज की हमारी क्लास यहीं तक रहेगी। धन्यवाद।